बताइए। सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम, जिंदाबाद। जैसे पूर्णिमा ने बताया, मैं साकिब अहमद हूँ, जो बिहार के सबसे पिछड़े इलाके के संगठन में लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट चला चला रहे हैं हम लोग कुछ मिलकर। तो खैर, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वंदना जी का कि उन्होंने वक्त निकाल कर वो आज आई, हमारे लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले मैं एफएलएन को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि एफएलएन क्या है। दरअसल एफएलएन इस बात पे यकीन करता है कि किताबों तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। जो एक ख्वाब है, इस ख्वाब को हकीकत में लाने के लिए एफएलएन एक ऐसा संगठन है जो भारत और दक्षिण एशिया में निशुल्क पुस्तकालयों को लेकर काम कर रहा है। और पढ़ने के हक को, किताबों का जो हक है जो हमें नहीं मिला है, उसको लेकर लगातार काम कर रहा है। निशुल्क लाइब्रेरी के बारे में काम कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो अपने अपने इलाकों में इंडिविजुअल तौर पर लाइब्रेरी चला रहे हैं, अ, अकेले चला रहे हैं, जो बिछड़े हुए हैं, उनको एक जगह लाने का एक मंच है, एक परिवार है जो पढ़ने का हक को और एक सेफ स्पेस पे यकीन करता है कि एक ऐसा स्पेस हो जहां पर बच्चे बड़े सब आए और अपने आप को सेफ महसूस करें। जिस तरह से सेफ स्पेस खत्म होते होता जा रहा है, उसमें एफएलएन एक अहम रोल निभा रहा है, पढ़ने के हक को लेकर और किताबों के हक को लेकर। तो ये हो गया एफएलएन का। उसके अलावा आज जो शख्सियत हमारे बीच है, जो आज इस पार्टिसिपेट कर रही है, हमसे बात करने के लिए आई है, उनका परिचय शुरू करने से पहले मैं गालिब का एक शेर है, ये उससे मैं शुरू करना चाहूंगा। गालिब का एक शेर यूं है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो वंदना जी के लिए भी कुछ ऐसा ही है। ये शेर लागू होता है वंदना जी पर भी। इन्होंने हिंदी के लिए बहुत ही योगदान दिया है, हिंदी के लिए काम किया है, वरिष्ठ लेखिका है। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। कुछ किताबें तो मेरे पास है जो मैं एक तरफ से दिखाना चाहूंगा अपने सारे साथियों को। एक उनकी किताब है सिक्किम स्वर्ग एक और भी है, तुम कुछ कह दो, एक कविता संग्रह है। और एक बहुत ही अच्छा काम है उनका, जिंदगी और मौत के बीच, सैनिकों की कहानियों पर, जीवन पर आधारित ये कहानी संग्रह है जिसका संपादन उन्होंने किया है। एक गजल गजल संग्रह है जिसका नाम है ये इश्क है। तो एक किताब ये है। इसके अलावा एक गजल संग्रह और है, कुछ कह देते। तो एक किताब ये है। तो इसके अलावा ये तो गंभीर साहित्य हो गया। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है जिस इतना नोटिस नहीं किया गया है। और एक्चुअली जब मेरे पास ये किताबें आई थी तो मैं बहुत सरप्राइज था कि मैम इतना अच्छा काम बच्चों पे किया है। तो उनकी एक किताब आई है एनबीटी से, नेशनल बुक ट्रस्ट से, सब्जियों वाले गमले, जो बहुत ही अच्छी कहानी है। और मुझे लगता है कि हर लाइब्रेरी में इसका कम से कम एक दर्जन किताबें तो होनी चाहिए, हर एक लाइब्रेरी में। और उसके अलावा बाल कविताओं पर, बच्चों की कविताओं पर उनकी किताब आई है, नीला आकाश, आसमान। तो ये है मैम का परिचय। बहुत लंबा परिचय हो सकता है मैम का, मगर मैं थोड़ा मुख्तसर में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैम आकाशवाणी पर लगातार रचना पाठ कर रही है, पत्रिकाओं में मानसिक स्वास्थ्य, महिला अधिकारों और अन्य समसामयिक विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लंदन से एक ऑनलाइन प्रकाशित एक पत्रिका है पुरवाई, उसमें वंदना यादव जी साप्ताहिक कॉलम मन के दस्तावेज लिख रही हैं। उसके अलावा साहित्य और समाज के लिए जो लगातार काम कर रही हैं, और उनके लिए उनको कुछ सम्मान भी मिला है। साहित्य और समाज की सेवा के लिए उनको काका साहब कालेलकर समाज सेवा सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान सहित कई तरह के सम्मान मिल चुका है उन्हें अब तक। तो एक लंबा उनका परिचय हो सकता है, तो मैं थोड़ा जल्दी में इसे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैम आपका तहे दिल से शुक्रिया। एफएलएन की तरफ से मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला संचालन का, और आपसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि मैं आपको पहले से जानता था। और जब पूर्णिमा ने कहा कि वंदना जी का सेशन आपके साथ होगा, तो मैं बहुत खुश था कि चलो, जिसको मैं देखते आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ, उनका उनके साथ मुझे बात करने का मौका मिलेगा। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इसके लिए एफएलएन की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। साकिब और पूर्णिमा, आप दोनों का बहुत आभार।
बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत और लगन से आप ये काम कर रहे हैं। अ, अपने भारतीय जो परंपरा है उसमें कहा जाता है कि शिक्षा या पठन पाठन से बड़ा कोई भी दान नहीं, उससे बड़ा कोई भी योगदान नहीं हो सकता समाज के उन्नति के लिए या समाज की बढ़ोतरी के लिए। तो आप लोगों ने जो अलग जगह रखी है ना, तो वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आप दोनों के और आपके साथ जुड़े हुए बाकी लोगों के काम से, कि आप सब लोग फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क थ्रू आउट इंडिया तो चला ही रहे हैं। चलिए, इसकी श्रृंखलाएं शाखाएं बाहर तक हैं। और भारत का अपना आज का जो मैं कह दूं कि अभी तक शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है गांव देहात के क्षेत्रों में तो। और उससे बड़ी त्रासदी ये है कि शिक्षा के साथ हम साहित्य को नहीं जोड़ते। जो लोग शिक्षित हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे वक्त बिताना प्रेफर करते हैं, लाइब्रेरीज में या साहित्य को पढ़ने में कम रुचि रखते हैं। तो जब उन्हीं में नहीं है ये रुचि, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे, हम समझ सकते हैं। आप लोगों की इस जो ये आपने जो एक तरह से मैं कह दूं कि मशाल जला रखी है, उसको साधुवाद। शुक्रिया मैम। तो मैम हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे जी, पहला सवाल मैं थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत तो शुरुआती फेज के बारे में समझना चाहूंगा कि आपकी आप शुरुआती दिखाई नहीं जीवन। दे रहे हैं साकिब, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम्म। दिख रहा हूँ मैम मैं आपको? अब दिख हाँ। रहे हैं, अब दिख रहे तो मेरा सवाल ये था कि अपने शुरुआती जीवन के बारे में और फिर लेखन की तरफ आप कैसे मुड़ी, तो इसके बारे हैं। में आप थोड़ा बताएं हम हमारे साथियों को। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे मम्मी और पापा दोनों पढ़ाई लिखाई वाले थे। एजुकेशन बैकग्राउंड से तो थे ही, हैं। और उससे ज्यादा कि उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। पापा 93 में उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ की 13वीं जिस दिन थी, उस दिन भी उनके एमए का एक रिजल्ट आया था। और मेरी माँ ने अलग से, हाँ, 7 सब्जेक्ट्स में एमए किया हुआ है। तो ये एमए, एमएस, है ना, पीएचडी, मेरी बहन भी इसी तरह। तो मैं इस एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया जाता। मैं अपने बचपन में देखती थी कि हमारे घर के जो सबसे बड़ी लंबी दीवार है उस पे एक शेल्फ है। फिर वो शेल्फ दो हुई, तीन हुई, और वो बड़ा पूरी की पूरी दीवार कवर हो गई किताबों की, मतलब लाइब्रेरी कह सकते हैं, घर में बनी हुई लाइब्रेरी। मुझे याद है छुट्टियों में लोग हमारे टाइम में लड़कियां सिलाई बुनाई सीखने जाती थी, कोई पेंटिंग क्लासेस जाती थी, और हमारे घर में किताबें आती थी, हमें वो पढ़ने के लिए दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि हमने वो सब नहीं सीखा, हमने वो भी सीखा, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि जितनी चीजें आप सीख लें उतना अच्छा है। हमारे पास भटकाव भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था ना, तो खेलना है या पढ़ना है, तो वहां से मेरे ख्याल में शुरुआत हो गई थी। और मेरी पहली जो कच्ची पक्की सी कविता है, वो मैं शायद क्लास 3 में थी, कक्षा 3 में, तब मैंने लिखी थी। ये बात मैं कई जगह बता भी चुकी हूँ कि वो कविता इस तरह थी कि मम्मी ने मारा किसी बात पे, शरारत कर रही थी, और उसके बाद फिर मैं रोई तो उन्होंने गले लगाया, वो भी रोई। तो वो कविता इस तरह थी कि माँ तुम मुझे मारती क्यों हो, मारती हो तो लाड लगाती क्यों हो, कुछ इस तरह कविता थी। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर ये सिलसिला चलता रहा। बाद में जो कविताएं लिखी वो शायद फाड़ दी, या मम्मी को पसंद नहीं आई होंगी कि बच्चा कविताओं में जाए, वो सीरियस पढ़ाई करे, तो वो तो कहीं में नहीं मिले मुझे। हाँ, पर एक उम्र के बाद जब मैं कॉलेज में थी, लेट स्कूल के टाइम पे भी डिबेट्स में जाने के लिए तैयारियां करती थी, तो वो नोट्स बनने वहां से शुरू हो गए। जी साकिब, कुछ और पूछना है? जी मैम, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जैसे आपके शुरुआती जीवन और लेखन के बारे में पता चला, शुरुआती लेखन के बारे में अ, हम्म। एक लेखिका के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगा मैम, हमारे साथी भी जानना चाहेंगे कि पढ़ना कितना जरूरी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आज के जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं पढ़ कम रहे हैं, लिख ज्यादा रहे हैं। तो लेखक बनने के क्रम में पाठक बनना कितना जरूरी है और पढ़ना कितना जरूरी है, तो इसमें थोड़ा आप कुछ बता पाती हैं हमें? हाँ, एक बहुत इस मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इससे फेमस थे, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब तक
आप 100 किताबें न पढ़ लें, आप एक किताब लिख नहीं सकते। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आपको लिखना है, पढ़ना नहीं है? अगर आपको सिर्फ लिखना है तो आप ये सोचें कि दूसरे भी फिर लिखेंगे, आपको पढ़ेगा कौन? और जितना हम्म। अच्छा इनटेक होगा उतना ही बेहतर आउटपुट होगा, है ना? आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के हमें अपना, जब तक हमने अपना क्लासिक साहित्य नहीं पढ़ा, अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ा, हम नहीं जानते कि वो क्या मूल्य थे जिनपे वो लिख रहे थे। वो सामाजिक बदलाव पे लिख रहे थे, तो आप यकीन माने कि वो बदलाव का दौर आज भी चल रहा है। जब मैं देखती हूँ कि प्रेमचंद ने जिन चीजों को, जिन मुद्दों को उठाया, मैं बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि उन्हीं मुद्दों पे तो आज भी बात हो रही है। हम कहते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं है, जातियों की जरूरत नहीं है। तो अभी 2 दिन पुरानी न्यूज है कि आगरा के पास एक बैकवर्ड क्लास का कथित तौर पे कि बैकवर्ड क्लास का एक लड़का शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ता है, तो उसे दबंग लोग जो हैं तो उतार देते हैं। तो ये कब लिखा जा रहा था? अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो आप आज क्या लिखेंगे? आप जब तक पुराना लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे और अपने आज के दौर के अपने समकक्ष राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे, आप लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं क्लियर हूँ। जी मैम, शुक्रिया। इसके अलावा मैम, मैं जब आपकी किताबें मुझ तक पहुंची थी तो उसमें दो किताबों से मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ था। एक सब्जियों वाले गमले, जो पहले भी मैंने दिखाया, जो एनबीटी से आया है, और नीला आसमान। तो आप लगातार लिख रही हैं, और सबसे खास बात यह है कि जो गंभीर साहित्य लिख रहे होते हैं, जो बच्चों पे काम करते हैं, उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, जो हिंदी साहित्य का, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप लिख रही हैं बच्चों पे, आपने लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल भी लगातार बच्चों पे लिख रहे हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूंगा कि आप जब बच्चों की किताब लिखते हैं, खासकर बच्चों के बारे में लिखते हैं, तो क्या थीम्स क्या होता है, उसको क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में, कि किसको आधार मानकर, या फिर क्या तैयारी क्या होती है बच्चों का भी, और अब कुछ बड़ों के लिए जो गंभीर साहित्य है वो लिखती है, तो उसके उस दौरान आपका क्या, वो एक जो अंदर का जो सफर होता है, एक जर्नी होता है, वो क्या रहता है आपका? हाँ, ये कई सवाल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इन्हें बारी बारी से अटेंड करूंगी। सबसे पहले तो ये जी। कि गंभीर साहित्य, हाँ, बच्चों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य आज भी गंभीर नहीं माना जाता। जबकि साकिब, यकीन माने कि हम जो भी हैं अपनी परवरिश के बल पे हैं। मेरे बचपन में मुझे जो बता दिया गया था लिखना पढ़ना, आज मेरे घर में, जैसे सबको मालूम ही है अधिकतर लोगों को कि मैं एक आर्मी अफसर की वाइफ हूँ, तो मेरे हस्बैंड टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं। जब वो फील्ड में थे, तो एक बार वो जब छुट्टी पे आए तो ही वॉज शॉक कि हमने टीवी रिचार्ज ही नहीं करवाया था। हम मुझे टीवी देखने की आदत नहीं है, तो मेरी आदत मेरे बच्चों को पास ऑन हो गई है। हमें इंटरटेनमेंट की जरूरत टीवी पे नहीं पड़ती, किताबों में पढ़ मिल जाता है वो सब जो हमें चाहिए। तो वहां से, और दूसरा बात कि आपने पूछा कि व्हाट वाज द क्वेश्चन? जी, मैं उस तैयारी की बात कर रहा था कि जब आप तैयारी बच्चों की के बात, यस, हाँ। क्या मुद्दे आप क्या क्यों? चुनते हैं, तैयारी क्या होती है, चाहे वो बच्चों सबसे की या फिर पहली, बड़ों की गंभीर। जी। बच्चों बच्चों पे पहले बात करते हैं हम्म। कि सबसे पहली बात कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनके लिए सारी दुनिया नई है, हर चीज उनको जानना है। एक आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी कि एक बहुत प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि हर एक चीज को लेके बच्चों के मन में क्यों और क्या होता है। एक दिन में कम से कम 10,000 सवाल उनके मन में पैदा होते हैं। वो अपने माँ बाप को अप्रोच नहीं कर पाते इन सवालों के साथ, क्योंकि वो अपने लाइफ में इतने बिजी हैं और उनके पास नहीं उनके लिए सारे सवालों के जवाब। तो 10,000 सवालों में से वो 100 शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो 100 भी नहीं पूछ पाते। तो आप सोचें कि वो बच्चे कितना कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे सब्जियों वाले गमले की आपने बात की, सब्जियों वाले गमले में वो दोनों भाई बहन जानना चाहते हैं सब्जियां उगती कैसे। तो मुझे ये लग रहा था कि हम लोग जब भी लिखने लगते हैं तो हम दिखाते हैं कि एक गांव है, गांव में बच्चा है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा खेत जा रहा है, बच्चा स्कूल के लिए इतनी दूर गया। गांव के बच्चे को ये सब मालूम है।
जानना उन्हें ये है कि शहर के लोग कैसे रहते हैं। जब भी साहित्य लिखने की बात आती है, हम एक गांव का बच्चा ढूंढ लेते हैं या गांव का परिवेश ढूंढते हैं या छोटे कस्बे का ढूंढते हैं। तो मैंने ये जानबूझ के रचा कि गांव के बच्चों को भी पता लगे कि ये शहरी बच्चों की क्या परेशानी है। उन्होंने कभी खेत नहीं देखा। बच्चों के लिए सब्जी कैसे उगती होगी, सब्जी का पौधा कैसा होता होगा, ये बड़ा सवाल हो सकता है। वहां से ये शुरू हुआ था और फिर देखा कि पूरी बालकनी भर गई है सब्जियों वाले गमलों से। तो ये कि सबसे बेसिक चीज को आप लीजिए और उसको ही बच्चों के सामने रखिए। हाँ, उसका पक्ष नया होना चाहिए। ऐसे ही नीला आसमान की जो कविताएं हैं, वो लीक से थोड़ी सी हटकर है। उनमें भी वही बातें की है, जैसे सड़क, तो सड़क क्या कर रही है। हम कहते हैं कि सड़क, ये सड़क कहाँ जा रही है, सड़क तो कहीं जा ही नहीं रही, वो हमें ले जा रही है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चों के दिमाग में रहती हैं, हमें उनको उसी तरह एडजस्ट करना है। तो बच्चों के लिए मैं जब भी लिखती हूँ, अभी भी एक कहानी संग्रह पे काम कर रही हूँ, तो हमेशा ये रहता है कि गांव के जो बच्चे हैं उनको शहरी परिवेश का पता लगे, और शहर के जो बच्चे हैं उन्हें गांव का। आप सिर्फ एक पक्ष नहीं लिख सकते, और मुझे ये, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दोनों जीवन बराबरी से देखने को मिले। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, एक कस्बे में रहते थे हम लोग, और फिर मैं बड़े शहरों में रही। और हम ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों में रहे जहाँ शॉपिंग के लिए दिवाली पे शहर पहुंचते थे। तो ऐसी ऐसी जगहों पे रहने का फायदा मुझे बहुत हुआ। तो बच्चों के लिए लिखते टाइम ये सारी चीजें मेरे को हेल्प करती हैं। मैंने कहाँ कहाँ कैसा क्या परिवेश देखा, वहां पे किस तरह का माहौल है और बच्चों के लिए क्या क्या उपलब्ध है। इस सब के साथ जब मैं लिखने लगती हूँ तो बहुत सारे और भी गुण जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है आज के दौर में। उनको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, पर जितना मिलेगा उससे ज्यादा उनको भटकाव भी मिल जाएगा। तो लेखक के तौर पे थोड़ी सी जिम्मेदारी रहती है। और एक बात कहना चाहूंगी साकिब, कि बाल साहित्य लिखने वालों को इतनी गंभीरता से लिया जाता है या नहीं, पर बाल साहित्य लिखना बच्चों का काम है। बाल बिल्कुल। साहित्य कब के दौर में क्या लिखा गया, हम हर रोज मतलब बदलता रहता है माहौल। तो मैं ये कहूंगी कि बाल साहित्य में ज्ञान पेलना नहीं होता, बिल्कुल। है ना। उनको हंसी मजाक के साथ कोई मैसेज आप दे सकते हैं। अगर बच्चों को ये लग गया कि ये किताब पढ़ने से भी मुझे वही मिलेगा जो मैं अपना स्कूल का या पाठ्यक्रम की किताबों को पढ़ने से ले रहा हूँ, वो क्यों आएंगे आपके साहित्य की तरफ। उनको हल्का फुल्का माहौल चाहिए, तभी तो वो आते हैं। और रही बात उपन्यास की, कहानियों की, तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि जो लिखा जा चुका है उसे तो आप क्या ही लिखेंगे। तो या तो आप कुछ नया लिखें, या उसी चीज को आप कुछ नया ट्रीटमेंट दें। मेरा पहला उपन्यास है कितने मोर्चे। इस विषय पे अभी तक नहीं लिखा गया था। मैं बहुत सारा तो बोल रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही होगा कि नहीं, प्लीज सैनिकों पे मैम, लिखा प्लीज। गया। थैंक यू, थैंक यू। सैनिकों पे लिखा जाता है, सेना पे लिखा जाता है, और बॉर्डर पे लिखा जाता है, और खूब लिखा जाता है। पर कोई भी ये नहीं जानता कि जो सोल्जर्स बॉर्डर पे हैं, उनके पीछे उनका घर परिवार कौन चला। तो मैं एसएफ क्वार्टर यानी सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स में जब मेरे हस्बैंड के साथ में रह रही थी, तो हम लोगों को ड्यूटी मिलती थी कि वहां पे जो परिवार रह रहे हैं उनका हमें ध्यान रखना है। बड़ा आसान था, हम तो कुर्सी के इधर बैठे थे। फिर जब हस्बैंड चले गए तो मेरी पोजीशन बदल गई, मैं कुर्सी की दूसरी तरफ बैठ गई, तो जो देने वाला हाथ था वो लेने वाला बन गया। तब मुझे दोनों तरफ के किरदार समझ आए। और वहां पे रहने वाली महिलाओं के, उनके बच्चों के, क्योंकि उनको सबका ध्यान रखना है, बच्चों का भी, अपने माँ बाप का भी, सास ससुर का, सबका। वो खुद गौण हो जाते हैं इस चक्कर में। उनको पता ही नहीं है कि मुझे अपना भी ध्यान रखना है। तो इस संघर्ष को मुझे लगता है कि जुबान देने की जरूरत थी, लोगों तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी था कि ये महिलाएं हैं जो एक्चुअली सोल्जर्स तो यही है जो हस्बैंड के हिस्से का युद्ध लड़ती है जीवन का, और हस्बैंड को बकअप करती है कि नहीं सब ठीक है, मैं यहाँ संभालूंगी, तुम बस देश संभाल लो, दुनिया मैंने संभाल रखी है। तो इस पे मुझे लगता है कि ये एसएफ क्वार्टर, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स का ये पहला उपन्यास, खास तौर से हिंदी में। अब तक इस तरह का कोई उपन्यास नहीं था।
और जो दूसरा उपन्यास है शुद्धि, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है और वाणी इसका सारा संभाल रही है सब कुछ, तो वो हमारी संस्कृति के लिए है। हमारे जो परंपराएं हैं वो किसी न किसी बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बनाई गई। उस समय बीतते बीतते हमें वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो पास ऑन किया नहीं गया, तो हम उसको रूढ़ी की तरह मानते चले जाते। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो मॉडर्न समाज में रहते हुए हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या बदलाव है। ये घटना राजस्थान के एक बॉर्डर वाले इलाके की है, जो लगभग राजस्थान का आखिरी गांव है। उससे मैंने लिया है, मैंने ये जीवन जी के वहां से वो घटना उठाई। और लगभग मैंने 37 ईयर्स पहले ये, या 37 38 साल पहले मैंने ये घटना देखी थी, जो आज भी है। मुझे लगा कि इस पे लिखा जाना चाहिए। जैसे जैसे रिसर्च की पता लगा, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, बंगाल में भी है। तो ये अगर आपने पढ़ लिया है शुद्धि, तो आप जानते हैं कि मैं किस पे बात कर रही हूँ। तो ऐसी परंपरा जिसको, वही मैंने कहा ना, हम लिख देते हैं कि गांव का बच्चा, कभी लिखिए ना शहर का जीवन कैसा है। तो दोनों तरफ का लिखा जाना चाहिए। तो इसमें जो मॉडर्न समाज के लोग हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, लिव इन भी है, और बच्चों का रिपेलियस होना भी है थोड़ा सा, मतलब वो हर चीज आराम से एक्सेप्ट नहीं करते। उनको अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तो ये सब इस उपन्यास में है। ऐसे ही मेरी कविताएं हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ नया भी मिलेगा। और उससे ज्यादा ये है कि ये इश्क है में तो पूरा का पूरा जो इश्क है वो, मुझे लगता है कि मैं अपने बचपन के उस इश्क से निकल ही नहीं पाई, जो मोहल्ले में खेलते हुए, धूल मट्टी होते हुए हम खेलते थे, बड़ों की झिड़कियां खाते थे, वो खेत गलियां सब उसमें मिलेंगे आपको। एक किताब मैं आपको भेज नहीं पाई थी साथी, मेरे पास इसकी जी। एक भी प्रति नहीं बची थी। और क्योंकि ये सोल्ड आउट हो गई है, अभी नई जगह से आ रही है, इसका कवर बदल गया है। हमारे आर्मी के जो पहले सीडीएस थे, जनरल रावत, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने इस पे फॉरवर्ड लिखा था, ये है अब मंजिल मेरी है। तो ये एक मोटिवेशनल किताब है। ये भी मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने भेजी है, क्योंकि मेरे पास तो किताबें ये वाली लास्ट कॉपी है, बची ही नहीं थी। बहुत जल्दी इसकी भी नई प्रतियां आ जाएंगी। जी। तो जैसे इसी से मेरे मेरे दो और सवाल है जो मेरे दिमाग में बात के दौरान आए। कि व्यक्ति जो साहित्य लोग रचते हैं तो व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत संघर्ष का बहुत हम्म। अहम भूमिका होता है। तो आप एक आर्मी की पत्नी होने की वजह से आप लगातार आर्मी पे लिख रही हैं। आपकी और एक दो संपादन में आपने एक किताब निकाली है, आपके संपादन में निकली है, जिंदगी और मौत के बीच। ये भी सैनिकों के जीवन से जुड़ी कहानियां हैं। एक तो सवाल ये है कि जो व्यक्तिगत संघर्ष और व्यक्तिगत चुनौतियां, और उसके अलावा लोग दो तरह से सीखते हैं। एक तो किताबें पढ़कर सीखते हैं, और दूसरा है कि सफर यात्राओं के दौरान सीखते हैं। तो यात्राओं पर एक किताब आई है बहुत ही अच्छी, मैं इसको पढ़ा हूं मैं, सिक्किम स्वर्ग एक और भी। तो आपके लेखन में यात्राओं और व्यक्तिगत संघर्षों का क्या रोल रहा, भूमिका रहा आपके राइटिंग पर? साहिब, आप किताबों से जितना सीखते हैं उससे ज्यादा आप 10 कदम चलने से सीख लेते हैं, क्योंकि उससे आपको व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। किताबें आपको बता सकती हैं, आप अगर बहुत इमोशनल हैं तो महसूस कर सकते हैं। पर जब तक आपने वो पहाड़ देखे ही नहीं कि वहां की ठंडी हवा कैसी होती होगी, आप किताबों के मार्फत आप इमेजिन तो कर सकते हैं। पर जब तक वहां जाएंगे नहीं, उसको जिएंगे नहीं, महसूसेंगे नहीं, आप उसको एक्सप्लेन किसी और को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यात्राएं मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। और मैं कहूँ कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो मैं कहूंगी कि मुझे यात्रा ही, वो मुझे सुकून देती है, मुझे सुख देती है। वापस घर लौट के आना उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। और घर से जाना किसी यात्रा के लिए, वो मेरे को एक अलग सा रोमांच देता है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में बटरफ्लाईज इन द स्टमक, वो वैसे वाली फीलिंग्स आती कि मुझे कहीं जाना है। और आज भी इस उम्र में भी मैं एक 16 17 साल की किशोरी की तरह इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कहीं जाने से पहले। और बस ये तैयारी करनी है, वहां जाना है, और अब तो गूगल है हमारे पास, तो हम
चेक कर लेते हैं हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उसके आसपास क्या है और क्या कहाँ देखा जा सकता है, घूमा जा सकता है। इतिहास में बहुत रुचि है मुझे कि किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई, कहाँ का परिवेश कैसा है। तो ये सब, तो जो आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संघर्ष, थोड़ा कठिन है इस बात का जवाब देना, पर फिर भी ये कहूंगी कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं था। सबके अपने संघर्ष होते हैं, और हम उनसे कैसे निपटते हैं, कैसे उनसे पार पा के आगे बढ़ते हैं, कहानी ये है। तो हाँ, संघर्ष मेरे जीवन में भी बहुत से रहे, पर मैंने उनसे कैसे पटकनी दी उन सबको, कैसे उनसे हार नहीं मानी, ये महत्वपूर्ण लगता है मेरे लिए। और इसी से लिखती हूँ। एक बात है कि किसी भी उपन्यास में, कहानी में, पूरा लेखक, जो लेखक है वो अपना पूरा जीवन नहीं लिखता, पर उसके जीवन का कोई अंश जरूर रहता है। मैंने अगर ये परंपरा उठाई, मैंने शुद्धि में, और मैंने अगर एक नायिका चुनी कुसुम, जो इतने मोर्चे में बात कर रही है, तो यकीन माने कि इन सारे चरित्रों में कहीं ना कहीं कोई एक आधा अंश ही सही मेरा था, मेरे उन संघर्षों का, उन अनुभवों का अंश था। और अब आप जो सिक्किम की बात कर रहे हैं, जो यात्रा वृतांत है, तो बहुत पहले जहांगीर ने कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो सिक्किम है। तो शायद उन्होंने उस समय अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। तो मैं कहना हम्म। चाहूंगी कि शायद उन्होंने सिक्किम नहीं देखा था। और उसकी भी बड़ी बात ये कि उस दौर में कश्मीर स्वर्ग ही रहा। पर आज के हाँ। दौर में जब मैं गई हूँ, एक लंबा दौर आतंकवाद का झेल चुका था कश्मीर। वहां पे जब मैं गई हूँ तो जुबान में, हमारे और उनकी जुबान में बहुत फर्क है। तो वो भाषाई जो, शायद वो भी हम पे यकीन नहीं करते हैं इन दिनों, और हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बार होता है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट वहां पकड़े जाते हैं, या वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं, या जो भी, आर्मी भी वहां डिप्लॉयड है बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उसी नजरिए से देखती हूँ उनसे, उन सब चीजों को, कि हमारे फौजी कितने मारे जाते हैं। उससे बड़ी बात कि वहां हर जगह पॉलिथीन का साम्राज्य हो गया है, पहाड़ गरकने लगे, और इतने सैलानी गए हैं कि लोगों ने घरों के पास जो भी जमीन मिली खरीद ली, होटल्स बना लिए, गेस्ट रूम्स बना लिए, गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। तो इतना अंधाधुंध, मतलब इमारतीकरण हो रहा है कि वहां की वो, जो एक, आप किस लिए जाते हैं, एक सुकून, एक शांति के लिए जाते हैं, वो मुझे वहां नहीं मिला। और मैं जब गई थी, मुझे ट्यूलिप गार्डन देखना था, डल लेक पे घूमना था, और वहां पे बहुत सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, आर्मी की फैमिलीज को बनाया जाता था। तो मुझे एक, मतलब 15 मिनट से भी कम समय में ये दोनों चीजें देख के लौटना था। और वो चीज कहीं मतलब हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए वो सब। बाद में मैं गई, बाद में मैं रही भी, और मैंने बहुत आराम से घूमा भी, पर मुझे वो चीज उन हवाओं में नहीं मिली। फिर मैं सिक्किम गई, उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहां थी। और यकीन मानिए, वो जो आसमान है, जो हवाएं हैं, जो फूल हैं, जो प्रकृति है, वो खुली बाहों से स्वागत करती है। और मैं काफी सारी भाषाएं जानती हूँ, समझती हूँ। तो वहाँ की कई भाषाएं, वहाँ पे 18-19 तरह की भाषाएं प्रचलन में हैं, और उनमें से कई भाषाएं या कई बोलियां मुझे आती थी। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, वहाँ के लोग बहुत मददगार हैं। और यात्रा वृतांत लिखते टाइम, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट रही इसमें, जो मैंने महसूस किया वो वैसा का वैसा लिखने की कोशिश की। तो आपने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि सिक्किम को मैंने स्वर्ग क्यों कहा। तो जी। जिस तरीके से मैम आप कश्मीर और उसके बाजारीकरण के बारे में बात कर रही हैं कि किस तरह से बाजार बन रहा है, एक मार्केट हो रहा है हर चीज, तो वो साहित्य भी आप, आपकी नजर में क्या आपको लगता है कि साहित्य भी ऐसा हो गया है, ग्रुपबाजी बाजारीकरण से बाकी चीजें जो आज दिल्ली जो सरवाइव कर रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय हाँ, मैं देख रही हूँ आप धीरे धीरे मुझे लपेट रहे हैं, घेरे कस रहे हैं सवालों के। है? मैं आपको साकिब जी, जानना चाह रहा हूँ। जी साकिब, हम इंसान हैं, इंसानों वाली खूबियां भी हम में हैं और कमियां भी हैं। हम जहाँ रहेंगे, अपनी खूबियों और कमियों के साथ रहें। हम कबीलों से आए थे, तो अभी तक हमने वो परंपरा नहीं छोड़ी।
शेर तो कुछ ही होते हैं जो अकेले निकलते हैं, बाकी कबीलाई लोग हैं, हम लोग कबीलों में रहना पसंद करते हैं, वो चल रहा है अभी। पर जिन्होंने अपनी मंजिल को पाया, उन्होंने इन कबीलों के ऊपर अपने आप को रखा या इनसे अलग रखा। कुछ अच्छाइयां भी हैं साथ रहने में और कुछ कमियां भी, मुझे लगता है। तो सब तरह के एक साथ चलते हुए समाज में ही हम लोग अपने देखिए, आसमान बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारे सितारे हो सकते हैं। शर्त ये है कि क्या आप में सितारा बनने की ताब है। आप बनी, आसमान आपको एक्सेप्ट कर लेगा, आपको चमकने का मौका दिया जाएगा, और अपने अंदर वो चमक पैदा कर। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है साकिब। साकिब आप शायद म्यूट पर है। हाँ। हाँ नहीं, अभी भी। हाँ, अभी आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो माफ कीजिए, कुछ नेटवर्क इशू था कुछ शायद। कोई बात नहीं, टेक्निकल गड़बड़ चलती है। जी जी। हाँ। हम्म। तो खैर, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा मैम, आपसे समझना चाहूंगा एक्चुअली कि हम्म। किताब, लोग किताब लिखते हैं, और हम्म। मैं सामाजिक मोर्चे पे बात करना चाहूंगा कि लोग कमरे में बैठकर किताबें लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि किताबें लिखना बहुत अहम है, मगर सामाजिक मोर्चे पर भी लड़ना, अपनी तय से ऊपर उठकर जितना भी हो सके, आप इस बात पे कितना यकीन करती हैं, इस बात पर कि सामाजिक मोर्चे पर भी कुछ हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए? हम्म। अ, सबको अपनी अपनी तरह से काम करते रहना चाहिए। जिसके पास कलम है वो कलम से, और जिसके पास बोलने के लिए जबान है वो जबान से, और जिसको कुछ करने का हुनर है वो उस तरह अपना योगदान देता रहे समाज को बनाने। जिन्होंने ये नहीं किया, उन्हें समाज ने और तारीख ने ठुकरा दिया। तो जिसके पास जो हुनर है वो करे। लेखक का काम लिखना है, उसका काम नारेबाजी नहीं, उसका काम मोर्चे निकालना नहीं। मोर्चे निकालना दूसरे लोगों का काम, वो लिख नहीं सकते। सबके पास अलग अलग तरह के हुनर है, न वो कम है न वो ज्यादा है, पर जिसके पास जो है वो उससे अपना काम करे। मैं इस बात में ये रखती हूँ। हाँ, पर शुक्रिया। आवाज बुलंद होनी चाहिए और सच के साथ होनी चाहिए। जी। तभी तो मैंने सच कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अलग अलग तरह की विचारधाराओं को पढ़िए। किसी एक लेखक को आप कह ही नहीं सकते कि वो लेखक मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसने कब, कौन से उम्र में, कौन से समय में क्या लिखा, उसके अपने विचार भी बदले होंगे। तो जब उसके अपने विचार बदल गए तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि ही और शी इज माय फेवरेट राइटर। किसी एक की कोई कृति, किसी दूसरे की कोई और कृति आपको पसंद आ सकती है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग लोगों को, अलग अलग विचारधाराओं को पढ़िए और अपनी एक अलग शैली बनाइए, अपनी एक अलग विचारधारा बनाइए, उसके तहत काम कीजिए, आवाज उठाइए। जी, कम से कम सच के पक्ष में खड़ा होना बहुत जरूरी है, और जिस तरह हम्म। से भी हो, तो ये जरूरी है। तो खैर, तो मैम, अब इस बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि आपकी जो किताबों, आपने बहुत सारी किताबें अब तक लिखी हैं, बहुत सारा आप काम कर रही हैं हिंदी में, तो अब तक का रिस्पांस क्या रहा है आपकी किताबों को लेकर, आपके आर्ट आर्ट को लेकर, और आप किताबों की पहुंच को लेकर आप क्या कर रही हैं, अपनी किताबों को लेकर कि पहुंच हो, पाठकों तक वो पहुंचे, तो इसके लिए आप क्या कर पा रही हैं, क्या सोच रही हैं इसके बारे लेखक की पहुंच वहां तक होती है जहां तक उसके प्रकाशक की पहुंच है। सोशल में? मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और वहां से लिखते हैं, लोगों तक पहुंचता भी है। पर क्या सारे का सारा जमाना, सारा का सारा देश, सारे के सारे आपकी भाषा जानने वाले, हिंदी, इंग्लिश या जो भी, क्या सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं? और क्या सभी आपके टच में हैं? और क्या सभी लोग सिर्फ आपका ही पढ़ रहे हैं? सबके पास अपने अपने कंटेंट है, सबके पास अपने अपने कॉन्टेक्ट है ना।
तो ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे होना यानी ये इस बात की गारंटी होना है कि आप दूर तक पहुंच जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा योगदान दे सकता है आपके साहित्य को दूर तक पहुंचाने में। और जहां तक जिस लेखक के पहुंच की बात है, तो उसका दायरा वहां तक है जहां तक उसके संपादक या उसके प्रकाशक का दायरा है। मेरी एक किताब जिसका नाम अभी अभी आपने लिया, सब्जियों वाले गमले, लाखों की प्रतियां की पुस्तकालयों तक पहुंची, क्योंकि ये एक सरकारी संस्थान है और इसने बहुत दूर दूर तक पहचान बनाई हुई है और अपनी पहुंच की जड़ें जमाई हुई। अलग अलग जगह एग्जीबिशंस लगते हैं और किताब का मूल्य इतना कम है कि बच्चे इसे बड़े खुशी से खरीद पाते हैं। और मैं दूसरी जगह देखती हूँ कि बहुत से लेखक हैं जो बताते हैं कि उनकी किताब की 300 प्रतियां ही छपी, या उनकी किताब की सिर्फ 50 प्रतियां ही छापी गई। तो जब तक बल्क में मतलब प्रकाशक को ये इस लालच से बाहर आना होगा कि उसकी बल्क सेल हो जाए लाइब्रेरी में, तो सिर्फ लाइब्रेरी के लिए किताबें लिखी जाती रहेंगी, तब तक आपकी व्यक्तिगत पहुंच एक लेखक के तौर पे संभव नहीं है। जब तक आपको पढ़ा न जाएगा, एक मान लीजिए आपने पढ़ा और आपने किसी दूसरे से उस किताब की चर्चा की कि मैंने वो पढ़ा, वो भी उसे खरीदेगा, वो किसी तीसरे से चर्चा करेगा। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ भी जब तक आपकी किताबें नहीं चलने लगेगी, तब तक उसका मास जो है रीच क्रिएट होना थोड़ा मुश्किल है। हिंदी में ऐसा बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। आप देखिए, किसी के बर्थडे पे जाना है तो हम चॉकलेट्स ले जाते हैं, हम कोई गिफ्ट ले जाते हैं, किसी की एनिवर्सरी पे भी यही करते हैं। कितने लोग हैं जो किताबें देते हैं या किताबें लेते हैं? और अगर किसी ने दी तो क्या किसी ने पढ़ी? हमें ये पढ़ने का कॉन्सेप्ट या माहौल बनाना होगा समाज में, अदरवाइज हम पिछड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, विदेशों में जो किताबें लिखी जाती हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, वहां पे उनके ऑथर्स जो हैं वो सेलिब्रिटी हैं। क्यों? क्योंकि पाठकों के वो हीरो बन गए हैं, उन्हें पढ़ा गया है। हिंदी के लेखक की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उसे बताना पड़ता है मैं लेखक हूँ। और किसी ने बहुत कदरदान हुए तो पूछ लिया आप क्या लिखते हैं, नहीं तो लिख कौन पूछेगा? पढ़ने वाले तो होने चाहिए। बिल्कुल। तो मैं मुझे ये बता के बहुत गर्व हो रहा है कि एफएलएन इसी पढ़ने के हक को लेकर लगातार काम कर रहा है कि कैसे किताबें पहुंचे लोगों तक और किस तरह से उसमें निशुल्क लाइब्रेरी का निर्माण हो, एक स्पेस बने। तो एफएलएन के तौर एक सदस्य होने के तौर पर मैं बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम ये लगातार मुझे करने की कोशिश कर जब मेरी बिटिया ने शिवानी ने आपके बारे में बताया था, बिलीव मी, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं भी आपसे जुड़ी, शिवानी ने ही मुझे जोड़ा आप लोगों से। और मैं भी इसीलिए खुशी से जुड़ी कि ये एक ऐसा उद्देश्य लेके आप लोग चल रहे हैं जिससे हर एक को पढ़ने का हक मिले, मौका मिले। तो वो किताबें जो मैं अक्सर ऐसे ही किसी को दे दिया कि लोग मांग भी लेते हैं कि आपने लिखी है तो किताब दीजिए, जबकि मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि किताबें खरीद के पढ़नी चाहिए। पर रहा जो हूँ। लोग खरीद नहीं पाते हैं उनके लिए तो पहुंचानी चाहिए, इसीलिए किताबें आप तक पहुंचाई, ताकि वो लोग उन हाथों में वो किताबें पहुंचे जिन्हें पढ़ने का शौक है। बिल्कुल। तो आज भी प्रकाशकों और लेखकों की ये शिकायत रहती है कि किताबें बिक नहीं रही हैं, किताब पढ़ने वाले नहीं हैं। मगर मैं एक लाइब्रेरी कार्यकर्ता के तौर पर जो मैं 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, और एफएलएल पूर्णिमा इसको और बेहतर कह पाएंगी कि दरअसल किताबें पहुंची ही नहीं समाज तक, रूरल हिंदुस्तान तक, ग्रामीण भारत तक पहुंचा ही नहीं है। हम लोग बुक एग्जीबिशन करते हैं तो बच्चे किताब देखकर कहते हैं, एकलव्य एकतारा की किताबें देखकर कहते हैं कि ये दूसरी दुनिया की किताबें हैं। तो इसी को रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूंगा कि साहित्य की पहुंच, किताबों की पहुंच कैसे ग्रामीण हिंदुस्तान तक पहुंचे, किस तरह से वो बदलाव आए कि हर किताब ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे, हर जगह पहुंचे, ग्रामीण छोटे शहर कस्बों हर जगह पहुंचे। आप इस बदलाव को किस तरह देखती हैं? क्या आपको लगता है कि ये बदलाव आ सकेगा एक लेखिका के तौर पर? आपको इस बात पे यकीन रखती है कि बदलाव होगा, दुनिया बदलेगा? होगा,
होगा, बहुत जल्दी होगा। मैं इस बात में यकीन रखती हूँ क्योंकि आप जैसे युवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप जैसे युवा जो बहुत जोश में हैं और हर एक तक उनका हक पहुंचाना चाहते हैं, लिखने का, पढ़ने का, बोलने का और सोचने का। किताबें पढ़ने से बहुत कुछ बदल जाता है, सभी कुछ। आ, आपकी सोच बदलने लगती है, आप सोचना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आप सोचना शुरू कर देते हैं, यकीन माने कि आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। तो जब आप जैसे लोग हैं तो हम यकीन रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रकाशकों की रहेगी। लेखक लिख सकता है। अगर देखिए मैं इस तरह से प्लान करने लग जाऊं कि मेरी किताब किस तक पहुंचे, कितने पैसे की हो, तो फिर तो मुझे बिजनेसमैन होना चाहिए। मैं लेखक हूं ही इसलिए क्योंकि मैं भावुक हूँ, संवेदनशील हूँ। तो जहाँ संवेदनाएं हैं वहां पे व्यापार नहीं है ना। तो बस कि प्रकाशक इतना मादा रखें, इतना यकीन रखें। देखिए एक अमीर, एक दुकान वाला एक बहुत महंगे रेट पे कोई सामान बेचता है तो उसे एक अमीर आदमी खरीदेगा। और उसी सामान को वो बल्क में प्रोड्यूस करके बहुत सारे लोगों को कम से कम प्राइस में बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट तो शायद पहले से ज्यादा ही होगा, पर उस चीज की रीच दूर तक पहुंच जाएगी। तो ये प्रकाशकों को तय करना होगा कि गांव देहात और कस्बों तक बेहतरीन साहित्य कैसे पहुंचे। ये उनके लेवल की चीज है। लेखक का लिखने का हक है, वो लिखता है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या, देखिए मैंने बताया, शुरू में भी कहा और मैं ये बात बार बार कहती हूँ, और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं एक बहुत पिछड़े इलाके से आती हूँ। मैं अपने गांव की लाइब्रेरीज को दे दूंगी अपनी किताबें, आसपास के लोगों को दे दूंगी। क्या मैं पूरे भारत को बांट सकती हूँ? नहीं। और क्या किसी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि पूरे देश को अपनी किताबें पढ़वा दे? नहीं, संभव ही नहीं है। तो ये इसके लिए जो डिपार्टमेंट है, ये उसकी पहल होनी चाहिए, उन्हें करना होगा ये काम। जी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। ये जो एक मूवमेंट है, एक एफएलएम का, तो ये बगैर प्रकाशक और लेखकों के ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि समूह से कि प्रकाशक और लेखक आए, हमारी इस मुहिम में साथ दें, और इंशाल्लाह हम एक बेहतर कुछ करेंगे। एफएलएन और बाकी लोग मिलकर, एफएलएन में लगभग 150 से ज्यादा इंडिविजुअल और संस्थाएं जुड़ी हुई है, तो हम मिलकर कुछ करेंगे। तो इसमें आप जैसे लोगों की हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत होगी। मैं हमेशा तो साथ रहूंगी साथियों। मैं आप लोगों के इस उद्देश्य में हमेशा साथ रहना चाहूंगी। इतना बड़ा उद्देश्य तो लेके आप चले हैं। अगर मेरा एक कतरा जी, भी, कतरे जितना भी योगदान बन सकता है, कहीं कोई हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं रहूंगी। बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा मैम, अब हम कुछ सवाल ले सकते हैं हाँ जी बिल्कुल। जी। ऑडियंस? ऑडियंस में जो भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं, आई थिंक डॉक्टर सतीश जी ने अपना हैंड रेज किया था, पर उन्होंने सवाल ऑलरेडी पूछ लिया था चैट सेक्शन में। जब से व्हाट्सएप और यूट्यूब आए हैं तब से बुक्स रीडिंग मिनिमम हो गया है। 80% बुक रीडिंग फिनिश हो गया है, डॉक्टर सतीश का ये कमेंट था। अ, हम्म। फिर एक्चुअली हमारे ही लाइब्रेरियंस ही इसका जवाब दे रहे हैं चैट बॉक्स में, मी इंक्लूडेड। बताइए क्या जवाब है, वो भी दीजिए। हाँ, तो चैट में ही सतीश जी आपका आई थिंक सवाल का जवाब मिल गया। सुमित जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली के कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से। सुमित, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए मुझे। आप अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछ लीजिए सुमित। हाँ। हाँ अब हो गया। तो उससे पहले वो होस्ट वाला मैसेज आया था। तो मेरे मन में एक ही सवाल है, जो अभी थोड़ी देर पहले वंदना बोल रहे थे कि वो लेखक हैं, मतलब वो ये तय करेंगे कि कितने पैसों में किताब जाएगी। वो लेखक है क्योंकि वो भावनाओं से सोच रहे। बट मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि जब हम पब्लिशर्स को भी देख रहे हैं हमारे इंडिया में, और जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इसके पीछे एक सोची समझी पूरी एक सोच है कि हम किताब को कितने दाम पे रखेंगे, या किस भाषा में वो छपेगी, या क्या होगा। तो जब हम पब्लिशर्स को देख रहे हैं हमारे देश में भी, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कास्ट का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, और
बहुत बड़ा रोल है राइटर्स के साथ। राइटर्स का इसमें मुझे लगता है कि रोल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें पब्लिशर्स का रोल है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा डायरेक्ट में कांटेक्ट में पब्लिशर के राइटर्स हो सकते हैं। मतलब मेरे समाज से कोई डायरेक्ट पब्लिशर से बात नहीं कर सकता कि मुझे इतने सस्ते में किताब चाहिए होगी। शायद राइटर के पास, क्योंकि वो लिख रहा है, सबसे ज्यादा हक उस किताब का राइटर के पास होना चाहिए। और शायद राइटर सबसे ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में तो वो पब्लिशर से ये भी बोल सकते हैं कि ये मेरी कहानी है तो इसमें कुछ हक मेरा है, कि शायद इस किताब का दाम इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ये सब तक ना पहुंचे, या शायद ये किताब इस भाषा में छपनी चाहिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस पढ़ सके। मतलब मुझे लगता है कि इसमें राइटर का कुछ रोल है। सिर्फ पब्लिशर का रोल मुझे लगता है कि है, पब्लिशर का रोल बहुत बड़ा है, बट राइटर का भी इसमें रोल है, क्योंकि उसकी कहानी का हक उसी के पास है। तो जिसके पास वो ताकत है कि वो अपनी कहानी पहुंचा सकता है, तो मुझे लगता है कि उसको ये ताकत अगर नहीं है तो फिर शायद राइटर्स को और ताकत बनानी है एक साथ जुड़ के, और ऐसे फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट्स के साथ जुड़ के, कि हम ये ताकत बनाए कि ये कहें कि ये हमारी कहानी है और हम चाहते हैं कि ये पहुंचे, तो ये पहुंचनी चाहिए। तो हाँ। गलत गलत। एक सवाल को कई तरह से और कई देर तक उठाया। बहुत अच्छा लगा कि युवा इस तरह सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कम से कम हिंदी का आज की तारीख में वो हाल नहीं है। यहाँ तो लेखक पैसा दे के छपने को तैयार है। और मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख होता है कि सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि मुझे मेरी किताब के लिए 1,000 रुपए मिले, और वहां पे बहुत सी बधाइयां और शुभकामनाएं और इस तरह की मैसेज मैं पढ़ती हूँ। जहाँ एक लेखक को उसकी बहुत सारी किताबें बिकने पे इतना पैसा मिलता होगा तो उसका कितना हक रहता है, आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ब्लेम प्रकाशकों को भी नहीं दूंगी। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो काम करती है। प्रूफ रीडिंग है, कवर पेज है, प्रिंटिंग है, पेपर की कॉस्ट है। उनकी अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री का खर्चा निकालना है, जितने भी लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है। तो इस हिसाब से वो किताबों के दाम रखते हैं। और आखिर में बात आ तो वही जाती है ना कि पैसा उतना दे के एक पाठक कितनी किताब खरीद सकता है। मान लीजिए कि आप ये सोच लेते हैं कि हर महीने मुझे 2 किताबें खरीदनी है, मुझे 500 रुपया हर महीने किताब पे लगाना है या 1,000। क्या इज इट पॉसिबल फॉर एवरीबडी कि ही और शी विल बी एबल टू बाय 1,000 या 500 की किताबें हर महीने? पॉसिबल नहीं है। आपने जैसा साकिब अभी बताया कि बहुत से बच्चों के पास किताबें ही नहीं पहुंची हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है उन किताबों को। वो ये सोचते हैं कि एकलव्य क्या इसी दुनिया का बच्चा है। तो यानी कि वो उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग है ही नहीं कि इतनी किताबें खरीद पाए। पर इसमें लेखक का तो रोल, मुझे लेखक का रोल लिखने तक है। अभी तो हिंदी उतना पैसा नहीं देती कि लेखक सिर्फ लिखे, कमाए नहीं। तो जो पार्ट टाइम चीज है उसके लिए वो कितनी एनर्जी देगा और प्रकाशक से कितना मोलभाव करेगा, इतना आसान नहीं है ये सब। इसमें मेरा एक सवाल है मैम, छोटा सा सवाल है। एक ही किताबों की पहुंच ना होना, एक लेखिका के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि किताबों तक पहुंच ना होना लोगों की, बच्चों की, क्या इसमें कास्ट और क्लास का भी आप योगदान मानती है कि कास्ट और क्लास की वजह से भी किताबें नहीं पहुंच पा रही? पहली बात तो ये कि एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। भोपाल से एक दिन मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा मैम, मैं ऐसे ऐसे फला लाइब्रेरी, गर्मियों के दिन थे, और उन्होंने कहा मैं एक समर कैंप में जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं बच्चों के लिए, मैं वहां आया हुआ हूँ और मैं आपको एक बार वीडियो कॉल करना चाहता हूँ। एक अननोन नंबर से कॉल था। मैंने उनसे पूरी बात पूछी कि आप क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैम आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हुआ ये था कि मेरे पास नीला आसमान की कुछ प्रतियां पड़ी थी। मुझे किसी एनजीओ ने संपर्क किया कि मैम क्या आप 2 किताबें भेज सकती हैं, हमारे पास इतने इतने ऐसे बच्चे हैं। तो मैंने उन्हें 5 किताबें भेज दी। आप यकीन माने वो वहां पे तकरीबन 25-30 बच्चे बैठे थे जो नीला आसमान पढ़ रहे थे। तो इस तरह रीच होना और उन बच्चों को पढ़ते देखना, कोई तो कविता को पूरे जोश के साथ वो लोग गा रहे थे, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस सबको देखकर। और जैसा कि कास्ट और क्लास की बात हुई, मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगी कि इंसान अपनी खूबियों और कमियों के साथ आगे चल रहा है। यही मेरा जवाब है। इसी में सब कुछ कह दिया है मैंने।
हेलो हेलो। जी सचिन जी। एक सवाल। जी सर। हाँ, एक सवाल है मेरा छोटा सा जी जी। वंदना जी से कि लिखने के जी, लिए अपना कविता। परिचय दीजिए। हाँ, अपना मैं डॉक्टर परिचय सतीश। दीजिए। जी, मैं डॉक्टर सतीश कुमार यादव हूँ। मैं दिल्ली में एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। जी। अ, हाँ, मेरा सवाल ये है कि कविता और उपन्यास लिखने के लिए अलग अलग मन स्थिति की जरूरत है या लिखने का जुनून में दोनों काम सर जाएंगे। दूसरा छोटा क्वेश्चन है कि कविता लिखने के लिए किसी विशेष न्यूज की या किसी फैक्ट की जरूरत है या कल्पना लोक से भी लिखी जा सकती है। बहुत धन्यवाद आपके दोनों सवालों के लिए डॉक्टर सतीश। अ, कविता और उपन्यास, देखिए साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं, है ना। अभी जैसे अभी अभी ही बात हुई कि मैंने यात्रा वृतांत भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, कविताएं भी, और बाल साहित्य पर भी काम। आपके अंदर क्या फायर है, कौन सी आग है, आप उसे कितना पकड़ पाते हैं। मैं पहले कवियत्री हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने कविताएं कही, कविताएं लिखी हैं। तो मेरा जो भी है, जैसे उपन्यास भी, जिन्होंने आलोचकों ने और समीक्षकों ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि बहुत रिदम में है। तो क्योंकि मैं पहले कवियत्री हूँ, इसीलिए मैं उस तरह लिखती हूँ। उपन्यास एक बहुत बड़ा फलक है। लघु कथा एक एक या डेढ़ पैराग्राफ में अपनी पूरी बात कह देती है। कविताएं अधिकतर एक पेज में होती हैं, कभी कभी 2.5-3 पेज की भी कविताएं लिखी गई, पर वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के मन पे सीधा अपना अधिकार बना ले, अपनी पैठ जमा ले। वो एक मुद्दे को लेके तो हो सकती हैं, पर उनमें भावना प्रमुख होती है। उनका भाव इतना गहरा होना चाहिए कि वो दूसरे को सुनने के लिए और उसे याद कर लेने के लिए मजबूर कर दे, तब आपकी कविता पहुंच गई, समझ। और उपन्यास एक अलग तरह की विधा है। हालांकि इसका फलक बड़ा है और इस पे बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। आप अब जैसे पहला उपन्यास ही मेरा लगभग 400 पेज का है, पर उसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी पाठक इंटरेस्ट खो दे। पाठक ने अपना समय दिया है उस किताब को और पैसा दिया है। एक भी मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पहले 1.5 पेज में अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मैं उपन्यास नहीं पढ़ती। कई बच्चों ने ये कहा कि मैडम अगर शुरू के 5 पेज मुझे रोक लेते हैं या शुरू के 50 पेज रोक लेते हैं तो उपन्यास पढ़ लूंगा। तो सबकी अपनी अपनी पेशेंस का लेवल है कि किसमें कितना सब्र है। हाँ, इन सबको लिखने का लेखक में कितना प्रैक्टिस है कि हम जब शुरू करते हैं लिखना तो हर रोज कहा जाता है कि 1 पेज लिखिए, और फिर जब लिखते लिखते आप इतने मेच्योर हो जाते हैं तब आपको ये लगता है मुझे रोज 1 पेज किस पे लिखना है, मैं क्या नया दे रहा हूँ या मैं क्या नया दे रही हूँ। या जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मैं नया नहीं दे रही तो उसी चीज का ट्रीटमेंट क्या नया है, तो उस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि आपको मेरे अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर मैडम। धन्यवाद। डॉक्टर अकरम, अब आप प्लीज आप पूछिए अपना सवाल। इस आवासीय पटल में सभी विद्वानजनों का विद्वानजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर अकरम हुसैन है। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में हूँ। मैं तो मैडम को बस शुरू से मैंने पढ़ा भी है और कुछ लिख भी रहा हूँ अभी नए वाले उपन्यास शुद्धि पर। मेरा एक प्रश्न ये था कि इस लाइब्रेरी से हम लोगों को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में अभी चुनाव हुए हैं। तो मैंने जो हम लोगों ने जो समर्थन किया है जिस पार्टी का, उससे हमने पहला प्रश्न ये रखा कि हमें अपने कस्बे के अंदर एक लाइब्रेरी चाहिए। उस लाइब्रेरी को बनवाने के लिए या बनाने के लिए आप लोग हमें क्या क्या चीज प्रदान कर सकते हैं, क्या हमें क्या कोशिश कर सकते हैं उसमें। अकरम भाई, मुझे लगता है कि ये सवाल मैम से जवाब ये नहीं नहीं। ठीक से मैम ये जवाब नहीं दे पाएंगी। एफएल से बात करें, पूर्णिमा है, आप पूर्णिमा से बात करें, बाकी लोगों से बात करें। मैम इसका मुझे लगता है तो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जाहिर तौर पर पूर्णिमा और पार्टी सही लोग हैं जो इस बात को जी, समझा पाए। मुझे मेरा प्रश्न उन्हीं से ही था। अच्छा, हाँ, हम इस पे अलग से बात कर सकते हैं आपसे, लेकिन फिलहाल मैम जी 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 से जी जी, बात मैं बात करूंगा आप सर। जी बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। और कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहे? सर मैं उर्वशी उपाध्याय।
स्वागत है। मैम से मैं ये पूछना चाहूंगी कि उपन्यास क्या, उसमें क्या खासियत होती है कि जो कि मतलब शुरू के फ्रंट में ही अगर समझ में आता है तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और कुछ ही उपन्यास ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो उपन्यास क्या बड़े लेवल पे ही होते हैं, या उसमें पिक्चराइजेशन नहीं होता है, या क्या कुछ है इस तरीके से हम कैसे उसको पसंद करना, हम कैसे चाहे कि हम उसको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए? आपका नाम क्या है? मैम उर्वशी उपाध्याय। उर्वशी, एक बात बताती हूँ कि एक क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है वो सेम सिलेबस पढ़ाता है। एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा एवरेज रहता है, और उसी पढ़ाई के बावजूद कुछ एक आधा बच्चा ऐसा भी होता है जो फेल हो जाते हैं। तो इट्स ऑन पाठक कि वो कैसे उसको ले रहा है। आप उसी चीज को पसंद करते हैं जो आपके अंदर है, आपके भीतर है, राइट। बहुत से बच्चों ने कहा, बहुत से मतलब बड़े सीनियर राइटर्स ने कहा, जब रेत समाधि को इतना बड़ा पुरस्कार मिला कि पूरा हिंदी साहित्य जगत बौरा गया, कि बहुत से लोगों का मैंने स्टेटस पे लिखा हुआ ये देखा कि मुझे समझ नहीं आया। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अब तक किस तरह का पढ़ा है। बहुत से लोग पढ़ते हुए किताब उठाते हैं और एक डेढ़ पेज पढ़ते हैं और वो सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है, क्योंकि पढ़ना उनके अंदर है नहीं। इसी तरह बहुत से लोग हैं जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, फिक्शन अच्छा लगता है, किसी को नॉन फिक्शन अच्छा लगता है। तो ये आपके अंदर है, लेखक के भीतर नहीं है ये। लेखक तो अपना बेस्ट दे रहा है। मुझे आज तक नहीं लगता कि कोई भी लेखक खराब लिखता है। वो अपना बेहतरीन लिखने के लिए ही कलम उठाता है, राइट। नहीं, नहीं लिखना तो है, लेकिन राइटर तो सभी अच्छे होते हैं, और मैं समझती हूँ सभी ने अच्छे तो लिखते हैं, लेखक तो अच्छे लिखते हैं। तो क्या उसमें कुछ ऐसी चेंजेस हम लोग मतलब हम कि हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी लिटरेचर बुक्स वगैरह हमें अच्छी लगनी चाहिए तभी हम उपन्यास पढ़ना चाहेंगे, क्या इसका मतलब? तो हाँ, अपने अंदर आपको ललक पैदा, मतलब पाठक को पाठक बनना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात कही थी कि हमने वो पढ़ने की आदत को डेवलप ही नहीं किया है। हम लोग जब आपके पास समय होता है, आप सोशल मीडिया देख लेंगे, आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, कोई जोक है, आप फट से आगे एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे, कोई गेम डाउनलोड कर लेंगे, उसे खेल लेंगे। पर यकीन, मतलब मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपने एक ऐसी किताब रखी हुई है कि इसे मैं पहले पूरा खत्म कर लूं तो मैं अगला काम शुरू करूं? हाँ, ये कि तो खैर आपके हाँ है कि हम, आप सिर्फ आपकी नहीं, ये हमारी भारतीय मानसिकता इस तरह हो गई है। अच्छा, हाँ, किचन में काम करते करते पास में फोन पड़ा है, जरा दूध उबाल रहे हैं, चल इस पे मैंने ये देख लिया कि क्या आया है। हाँ, क्यों नहीं मिलता है कि मेरे पास वो किताब है, मैं इसे पढ़ लूं, कि चल दूध उबाल रही हूँ 15 मिनट है, मैं इसके जी जी 4 पन्ने पढ़ लूंगी, है जी ना। बिल्कुल। तो हाँ, हाँ, जब तक ये चीज पैदा नहीं होगी, किसी एक के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह का उपन्यास मुझे पसंद है या इस तरह लिखा गया होता। और जो मैंने किताब संपादित की है उसमें एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, जिसका मुझे अभी ठीक से नाम तो याद नहीं आ रहा, किसका कहा हुआ एक कोट है कि अगर आप उस किताब पढ़ना चाहते हैं पर आपको वो किताब अब तक नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस किताब को लिखिए। हाँ, सही टॉन बात है। तो टॉनी मॉरिसन का ये तथ्य है। तो उससे बड़ी बात ये है कि पहले पढ़ने की रुचि डेवलप करें। नहीं ये तो कि है पढ़ने मैडम, लगेंगे, तक हमें हाँ, साहित्य पढ़ने पढ़ने की लगेंगे तो कभी तरह का अच्छा लगेगा साहित्य। जी जी, फिर थैंक आपकी लगता एक है अलग आपने सोच जवाब बन दे जाएगी दिया। कि आपको, देखिए बहुत से लोग रोमांस पढ़ते हैं, बहुत से लोग जैसा मैंने अभी कहा कि जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं, है ना। अलग अलग जोन रहा है सबका, उसी के तहत पढ़ा पढ़ा जाता है। उम्मीद है उर्वशी आपको जवाब मिल गया होगा। जी। यू जी सर, बिल्कुल थैंक्स। मेरा आखिरी सवाल है मैम, उसके बाद हम वो करेंगे। एक मधु मेहता है, दिल्ली पता नहीं कहाँ से, उनका एक सवाल था जिसको मैं ये कर रहा हूँ कि आजकल काफी कुछ लिखा जा रहा है और सब लिख रहे हैं, तो इस युवा पीढ़ी को आप क्या अपनी राय देना चाहेंगी, क्या सुझाव देना चाहेंगी नए लिखने वालों को? हम्म। तो हाँ, ये लेखकों के लिए स्वर्णिम काल है, और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि युवाओं और महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल है। बहुत लिख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर।
बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं कई कुछ युवाओं को लगातार पढ़ती हूँ, वो तो फेसबुक पे भी आजकल मैंने बताया ना, कुछ लोग तो अपनी डेली पोस्ट लिखते हैं और इतना कमाल लिखते हैं कि आप जब भी जाते हैं आप चाहते हैं कि उनको पढ़ लेते हैं। आ, कोई शिकायत नहीं है, सब अपनी तरफ से अच्छा ही लिख रहे हैं। पर जब गालियां हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आने लगे तो दिक्कत होती है पढ़ने में। हमारा समाज इतना बुरा भी नहीं है कि सिर्फ गालियां देता हो। एक दो बार युवाओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा, अरे मैडम आप तो एलीट क्लास है, आपको क्या मालूम ऐसी ही गालियां दी जाती हैं। यकीन मानिए मैं भी रिक्शे से ही आती जाती हूँ, मैं भी सब्जी मंडी में अभी भी जैसे मैं यात्राओं पर हूँ। इन दिनों मैंने फरवरी से लगातार दिल्ली में मुश्किल से मैं हफ्ता 10 दिन ही रुकी हूँ, क्योंकि मुझे भारत को जानना है। तो मैं जहां भी जाती हूँ वहां की सब्जी मंडी और हाट बाजार में ही घूमती रहती हूँ पूरा समय। जैसा मेरे बता चुकी हूँ कि इतिहास में और इमारतों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वो चीजें भी स्टडी कर रही होती हूँ। पर उससे ज्यादा मैं इंसानों को पढ़ती हूँ। मैंने इतनी बुरी तरह गालियां देते हुए कोई समाज नहीं देखा जैसे आजकल दी जा रही हैं साहित्य के नाम पे। तो इससे बचना चाहिए, बाकी सब बहुत अच्छा लिखा जाता है। और गालियां हमारे सबसे जो पहले के लेखक जिन्हें हम बहुत ज्यादा मानते हैं, प्रेमचंद, उस दौर में भी थी। ऐसा नहीं है कि किसी दौर में किसी कहानी का कोई पात्र गाली नहीं देता था, पर वो गाली के लिए गाली देता था, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं देता था। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मैम। काफी सार्थक बातचीत हुई। साथियों का तो पता नहीं, पर मैं बहुत समृद्ध महसूस कर रहा हूँ। ये 1 घंटे का डिस्कशन मैंने काफी कुछ सीखा, मजेदार रहा। और आखिर मुझे में भी बस अच्छा लगा। मैं यही कहूंगा कि ये जो एफएलएन जो ये ख्वाब देख रहा है हर आदमी के हाथों में किताब का, दुनिया किताबों हाँ, से ही बदलेंगी। जितना नफरत और सेफ स्पेस खत्म हो रहा है, हमले हो रहे हैं, तो किताबों ही इसको बचाएगा। तो हमें किताबें हर आदमी तक, आखिरी आदमी तक, गांधी जी जो कहते हैं आखिरी आदमी तक, तो उस आखिरी आदमी तक हमें किताबें पहुंचानी पड़ेंगी, जिसमें एफएलएन लगातार काम कर रहा है। तो एफएलएन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। और आप लगातार बनी रहे। आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से पूर्णिमा जिम्मेदारी संभालेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। प्लीज पूर्णिमा। साकिब, साकिब एक बात कहना चाहती हूँ जी। कि हम बहुत तेजाबी दौर में हैं इस समय। जबान पे और माहौल में तेजाब है, हमें उससे बच के आगे बढ़ना है। बार बार ऐसे समय आते हैं, जैसे महामारी हर 100 साल पे आ जाती है, तो ऐसा आता रहता है। घबराना नहीं है, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। और यकीन माने हर बार इंसान ही जीतता है, बुराइयां नहीं जीतती। बिल्कुल। जी, ठीक थैंक है। सभी साथियों को जिंदाबाद क्रांतिकारी सलाम। थैंक यू, यू, थैंक यू। जिंदाबाद। मैं बस दो शब्द बात करना चाहती हूँ पुस्तकालय और पाठकों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चर्चा हुई है कि स्पेशली एक क्राइसिस माना जाता है कि पाठक नहीं बचे हैं इस देश में, नए नई पीढ़ी पढ़ना नहीं चाह रही है। और पुस्तकालय में काम करने की हैसियत से, और अब तो मैं मतलब इतने रोजमर्रा की मेरी जो जिंदगी, उसमें मैं हमेशा लाइब्रेरियन से ही बात करती रहती हूँ। आई थिंक हमारे देश में क्राइसिस कुछ और है। क्राइसिस ये है कि जो लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे पाठक बन सकते हैं, उनको करोड़ों की तादाद में किताबें नहीं मिल रही हैं, हजारों की तादाद में किताबें नहीं मिल रही हैं, और ना ही उनको पाठक बनने में कोई सपोर्ट या समर्थन मिल रहा है। क्योंकि हम में से जो भी पाठक अपने आप को मानते हैं, कहीं पे शायद हमारे बचपन में अगर हम बहुत लकी रहे हैं, या कहीं पे किसी ने हमारी बहुत मदद की है, या तो किसी ने हम हमारे साथ बैठकर कहानी पढ़ी है, या हमने ग्रुप में कहानी पढ़ी है। तो लाइब्रेरीज, जो हमें समझ में आया लाइब्रेरी में काम करते हुए, एक ऐसी जगह है जहां पे कोई पाठक बनने के सफर पर निकल सकते हैं। पर इसमें यही कंडीशन है कि उनको खूब सारी अच्छी किताबें मिलें, जो सिर्फ निशुल्क पुस्तकालय में हो सकता है, और कोई उनको सहारा दे उस उनके पाठक बनने की जर्नी में। और तीसरी बहुत अहम चीज, कि हम कतराए नहीं उन सभी बाधाओं से जो किसी को वंचित रखता है किताबों से, चाहे वो बाधा कास्ट की हो, जाति की हो, या जेंडर की हो, या रिलीजन की हो। क्योंकि हमें पता है कि ये बाधाएं आती हैं एक पाठक और किताब के बीच में। तो यही हमारी लाइब्रेरीज अगर हम चलाते हैं और फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क में जुड़े हैं,
तो हमारा सभी लेखकों और प्रकाशकों की तरफ ये वादा है कि हम कोशिश करेंगे कि वो बाधाओं को हम अपनी लाइब्रेरी में उन बाधाओं का सामना करें और उन्हें तोड़ें। और हमारी उम्मीद है सभी लेखकों और प्रकाशकों से कि वो भी इस लाइब्रेरी की ताकत को समझकर, फ्री लाइब्रेरी की ताकत को समझकर हमारा समर्थन करते रहें, हमारे साथ खड़े रहें। बहुत 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 धन्यवाद, आपने इस श्रृंखला की शुरुआत की हमारे साथ, वंदना जी, थैंक यू सो मच। और सभी साथी जो एफएलएन के बारे में और जोड़ना चाहते हैं, मैं हमारे वेबसाइट का लिंक छोड़ रही हूँ चैट बॉक्स में, आप प्लीज उसके थ्रू संपर्क करिए, हम सब आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे, आप साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। पूर्णिमा, आप अपनी लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और आप भी दिल्ली का ही एरिया देख रही हैं, जी तो आप जब भी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए स्टोरी टेलिंग के लिए मुझे बुलाएंगी, मैं जरूर आऊँ। जी एंड डेफिनेटली। इट विल बी, हाँ, इट विल बी, मतलब मुझे सुख मिलेगा बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। यदि उपन्यास अंश पढ़ना है तब भी, या बच्चों के लिए कोई कविता कहानी पढ़नी है तब भी मैं आऊँ।